तो इसी तरह से प्रोडक्ट की बेस पे जब डिपार्टमेंटलाइजेशन की जा रही होती है तो उसको प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि कंपनी जो के एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही हो, यूनिलीवर हो गया, हमारी जितनी भी ब्रांड्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया। अब नेस्ले हम सपोज एग्जांपल लेते हैं, इसमें वो मिल्क पैक बना रहे हैं, इसमें वो योगर्ट बना रहे हैं, इसमें वो जो है वो रायता बना रहे हैं, क्रीम प्रोवाइड कर रहे हैं, जूसेस हैं इनके, वाटर है। उनमें से हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट है ताकि उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। तो इस तरह से अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय अ सिंगल कंपनी तो उसके लिए बेटर है इसके हर प्रोडक्ट का अलग से डिपार्टमेंट या डिवीजन बना दी जाए, उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि उसी प्रोडक्ट के हिसाब से डिसीजन मेकिंग और रिसोर्स एलोकेशन हो रही हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। देन देर इज अनदर टाइप जिसकी बेस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, वो होती है जियोग्राफी। आप लोकेशन की बेस पे जब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे होते हैं तो उसको जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। ग्रुपिंग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी और जियोग्राफी। आप लोकेशन वाइज आप कर लेते हैं, ठीक है। पंजाब आपके डिफरेंट सूबों में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो उस हिसाब से, डिफरेंट कंट्रीज में अगर आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो रही है तो कंट्री वाइज आप कर लेते हैं। इसी तरह से आपके अगर नॉर्थ एंड वेस्ट पंजाब हो गया और इस तरीके से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। लोकेशन की बेस पे जब डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है या टास्क को ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है तो उसको जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हर एक लोकेशन के लिहाज से, हर एक कंट्री के हिसाब से, हर एक सूबे के हिसाब से जो लोगों की मेंटेलिटी होती है, लोगों की साइकी होती है, उनका रहन सहन होता है, उनका कल्चर होता है, उनकी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। उनके हिसाब से उनको प्रोडक्ट देना पड़ती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में बिजनेस हो रहा है, मैकडोनल्ड की एग्जांपल लेते हैं, तो वो जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन के हिसाब से वर्किंग कर रहा होता है। इंडिया में फूड जो है उनके लिए हलाल हराम इज़ डिफरेंट, पाकिस्तान के लिए जो है हलाल हराम इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रोडक्ट में यूज़ किया जाएगा। इंडिया में इंडिया के हिसाब से, अब वहाँ पे अगर गाय का गोश्त आप बर्गर में उनको देना शुरू कर देंगे तो ऑफ कोर्स दे विल नॉट गो फॉर योर प्रोडक्ट। वो आपकी प्रोडक्ट क्यों परचेज करेंगे? उल्टा वो आपकी कंपनी की बनाई हुई हर एक प्रोडक्ट को बैन कर देंगे क्योंकि मजहबी तौर पे उनकी तौहीन हो रही है। इसी तरह से आप यूरोप में कहीं पे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ हलाल हराम। उनको आप कुछ भी दे दो, प्रोडक्ट में यूज़ कर लो। इस वजह से कंपनीज फिर जियोग्राफिकली डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रही होती है ताकि उस लोकेशन, उस एरिया के हिसाब से प्रोडक्ट को चेंज या मॉडिफाई किया जा सके, या प्रोडक्ट में जो है वो प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन मेकिंग की जा सके। फ्लेवर उसका कौन सा रखना है, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, इवन उस पैकेजिंग के जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कैसा होना चाहिए। इसके बाद प्रोसेस, आप प्रोसेसेस की बेस पे भी डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं। ग्रुपिंग जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और कस्टमर फ्लो। अब जिस प्रोडक्ट के ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं उनमें जैसे हम बात करते हैं सोशल क्लास के हिसाब से, एलीट क्लास हो गई, मिडिल क्लास हो गई, पुअर क्लास हो गई। अब इस बेस पे अगर आप तीनों तरह की क्लासेस को प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो उनके हिसाब से फिर जो लोअर लेवल पे या पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं ऑफ कोर्स वो सेंसिटिव होंगे प्राइस के लिए। अगर आप 1 रुपया भी बढ़ाएंगे वो आपकी प्रोडक्ट परचेज करना ख़त्म कर देंगे। आप उनके लिए फिर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे। जो मिडिल क्लास है,
अब उनकी साइकी के हिसाब से, उनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग उस हिसाब से हो रही होगी। इसी तरह से एलीट क्लास है, वो क्वालिटी कॉन्शियस ज़्यादा हैं तो उनकी प्रोडक्ट उस हिसाब से होगी। वो स्टेटस कॉन्शियस हैं तो उस हिसाब से प्रोडक्ट होगी। देन कस्टमर की बेस पे आप डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं, कौन सी टाइप ऑफ कस्टमर्स और उनकी नीड क्या है। इसमें अगर आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, बुजुर्गों को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनकी नीड्स आर डिफरेंट। एडल्ट को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, उनकी नीड्स आर डिफरेंट, तो उनकी प्रोडक्ट उनके लाइकिंग के हिसाब से डिज़ाइन की जाएगी, उनकी एडवर्टाइजिंग उस हिसाब से की जाएगी। अब बुजुर्ग हैं, उनके लिए आप सोशल मीडिया पे उनके लिए जो प्रोडक्ट्स बनी हैं उनके ऐड सोशल मीडिया पे नहीं देंगे, उसके लिए मार्केटिंग आपको और तरह से करना पड़ेगी। टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, प्रिंट मीडिया। यंगस्टर्स को अगर टारगेट कर रहे हैं तो यंगस्टर्स के लिए आपकी प्रोडक्ट का डिज़ाइन भी डिफरेंट होगा, उसके लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भी डिफरेंट होंगे। वो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, आप टीवी या प्रिंट मीडिया में क्यों खर्चा करेंगे। तो इस हिसाब से कस्टमर्स की बेस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकती है। अब इसी तरह से कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इनके लिखे हुए हैं और इनकी हायरार्की एक बताई गई है। इनको आप अगर खुद से पढ़ना चाहिए चाहें तो पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने एग्जांपल खुद से कोट करके आपको इनका कॉन्सेप्ट दे दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट की एलिमेंट आता है दैट इज चेन ऑफ कमांड। जो कमांड है, जो ऑर्डर्स हैं, उनकी चेन क्या होगी। चेन आपको पता है, वो हुक्स बने हुए होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक हुक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसा नहीं होता कि एक ही हुक के साथ सारे हुक्स जुड़े हों और वो चेन बन जाए। तो चेन ऑफ कमांड क्या है, ऑर्डर्स कहाँ से किसके पास और उससे फिर किसके पास, फिर उससे किसके पास जा रही है। जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है, the continuous line of authority that extends from upper levels of an organization to the lowest levels of the organization and clarifies who reports to who। कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, यू विल रिपोर्ट योर टीचर्स, टीचर विल रिपोर्ट टू दी HODs, और HODs जो हैं फर्दर वो डायरेक्टर या जो DG हैं उनको रिपोर्ट कर रही होंगी। इसी तरह से सेल्स एग्जेक्टिव है, वो एरिया मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, एरिया मैनेजर रीजनल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, रीजनल मैनेजर सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। कौन किसके मातहत काम कर रहा है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, कौन किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, कौन किसका बॉस है या किसका बॉस कौन है। ये सारी बातें होंगी चेन ऑफ कमांड। अब ये भी ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि रिपोर्टिंग ईजियर हो, हर बंदे को पता हो कि किसकी इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस को उसने फॉलो करना है। प्लस एक इंडिविजुअल को पता हो कि कौन से लोग हैं जिनके टास्क के हवाले से उसने गाइडेंस उनको प्रोवाइड करनी है। जो बॉस है उसको पता हो कि मेरे अंडर कौन कौन से लोग हैं जिनको मैंने मैनेज करना है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन किया जा रहा होगा। उसके बाद आती है अब अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या चीज़ें हैं, या यूनिटी ऑफ कमांड, ये चेन ऑफ कमांड के ही हिस्से हैं। अथॉरिटी का मतलब ये हुआ द राइट्स इनहेरेंट इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड टू एक्सपेक्ट देम टू डू इट। अथॉरिटी का क्या मतलब है, मेरा बॉस है, वो मुझे बताएगा कि मैंने क्या करना है और वो मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि जो उसने मुझे करने को कहा वो मैं करूँगी। ये उसकी अथॉरिटी है। इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी परफॉर्मेंस के हवाले से, जी जो काम मुझे असाइन किया गया, जो काम मुझे करने को कहा गया, वो मेरी ड्यूटी और रोल है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो करने के लिए मुझे हायर किया गया है।
दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें अगर कोई हैंकी पैंकी होती है तो मुझसे पूछगछ होगी, मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूँ, मैं आंसरेबल हूँ अगर वो काम परफॉर्म नहीं हुआ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो अथॉरिटी होगा, जो आपका बॉस है, उसकी अथॉरिटी है कि वो मुझे काम बताए कि मैंने क्या कुछ करना है और क्या मैंने वो काम किया या नहीं करना, उसका चेक एंड बैलेंस रखे और वो काम कंप्लीट करने के लिए मुझे रिसोर्सेज एलोकेट करे। ये मेरी अथॉरिटी, ये उसकी अथॉरिटी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो ऑथोराइज्ड है कि वो मुझे बताए मैंने क्या करना है और मुझसे काम करवाए, ये उसकी अथॉरिटी है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि वो मुझसे काम करवाए हर सूरत, और वो काम करवाने के लिए मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, मुझे गाइडेंस दे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मुझे जो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं, जो टास्क कंप्लीट करने को कहा गया जितने टाइम के अंदर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको परफॉर्म करूं, उसको कंप्लीट करूं, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए, कम से कम उनको वेस्ट करते हुए। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यूनिटी ऑफ कमांड, ये क्या है? द कॉन्सेप्ट दैट अ पर्सन शुड हैव वन बॉस एंड शुड रिपोर्ट ओनली टू दैट पर्सन। कि एक ही बॉस को आपने रिपोर्ट करनी है, एक ही बॉस आपको बताएगा कि आपने क्या कुछ करना है। जैसे आप बैंक्स में जाते हैं, वहाँ पे उसका जो ब्रांच मैनेजर है वो एक ही होता है, वो आपको बताएगा तमाम एम्प्लॉयज़ को कि किसने क्या काम करना है, किस तरह से करना है। अब दो अगर उस यूनिट के बॉस हो जाएंगे तो दो लोग हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हूँ, वो आपको डिफरेंट तरह की गाइडेंस दे रहे हूँ, फिर आप दोनों को खुश करने के लिए काम कर रहे होंगे, जो कि आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा और हो सकता है जो आपकी एक्चुअल जॉब है वो आप परफॉर्म ना कर पाए, आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाए। इसलिए हमेशा एक बॉस को प्रेफर किया जाता है। देन देर इज स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक और की फैक्टर, एक और की एलिमेंट। स्पैन ऑफ कंट्रोल, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन बी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर। एक इंडिविजुअल के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, जितने जितने लोगों को वो अच्छे से मैनेज कर सकता हो। एक बॉस के अंडर कितने लोग हैं जिनको वो कंट्रोल कर रहा है, वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। अगर वो 8 लोगों को मैनेज कर रहा है तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 8 लोग होंगे। अगर वो 25 लोगों को कंट्रोल कर रहा है, उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, उनको गाइडेंस दे रहा है, उनको रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहा है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल 25 लोगों का होगा। वो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। जो 8 लोगों को डील कर रहा है उसका नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, छोटा, तंग, कम लोगों को कंट्रोल कर रहा है। अब जो विड्थ ऑफ स्पैन है वो किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकती है? स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द मैनेजर। अगर तो एक इंडिविजुअल की एबिलिटी ऐसी है और सिर्फ इतनी स्किल्स हैं कि वो सिर्फ 8 लोगों को मैनेज करे, तो फिर उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो ही रखा जाएगा, उसको 25 लोग हैंड ओवर नहीं किए जाएंगे क्योंकि वो इतने जोगा ही नहीं है कि 25 लोगों को मैनेज कर सके। फिर एम्प्लॉय करेक्टरिस्टिक्स, ये भी डिपेंड करता है कि लोग किस, जो उसके मातहत हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कितनी एबिलिटी रखते हैं। अगर तो उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की ज़रूरत है, वो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो रखा जाएगा क्योंकि हर बंदे को इंडिविजुअली डील करना ज़रूरी है। लेकिन अगर वो एक्सपर्ट्स के लोग ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है तो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल उसका होगा क्योंकि हर बंदे को पता है, वो एक्सपीरियंस्ड है कि उन्होंने क्या काम करना है। तो फिर उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइड हो जाएगा। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क बीइंग डन, जिन लोगों को वो मैनेज कर रहा है, जिनको कंट्रोल कर रहा है, उनके टास्क की नोयत क्या है, क्या वो ज़्यादा चैलेंजिंग और क्रिटिकल नेचर का है? इफ़ यस,
तो उस मैनेजर को फिर कम लोग मैनेज करने के लिए दिए जाएंगे, कम लोग उसको हैंड ओवर किए जाएंगे, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो रखा जाएगा। लेकिन अगर इतना क्रिटिकल टास्क ना हो तो फिर वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। इसी तरह से सिमिलैरिटी ऑफ टास्क अगर ज़्यादा हो, सारे लोग तकरीबन एक ही तरह का काम कर रहे हों, तो फिर तो मैनेजर के लिए इजी है कि वो एक वाइडर रूल्स और रेगुलेशंस बता दे जो कि सारों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हो, सारे उससे फैज़याब हो सकते हैं, तो फिर उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर सिमिलैरिटी कम है, हर एक इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट का टास्क डिफरेंट है, जिसमें उसको अपने काम के हिसाब से अलग तरह की डायरेक्शन और गाइडेंस चाहिए, तो मैनेजर को हर एम्प्लॉय को टाइम देना पड़ेगा, फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो हो जाएगा। फिर कम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क, ये जो हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क बीइंग डन पे डिस्कस किया, उसी तरह उसी में आप इसको कवर कर सकते हैं। जितना कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल टास्क होगा उतना नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, सिंपल सिंपल टास्क है, फिर तो आपने एक दफ़ा बता दिया, बंदे को समझ आ गई कि क्या काम करना है, किस तरह से करना है, तो फिर आप इजीली सबको मैनेज कर सकते हैं, तो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे किया जा सकता है। फिर इसी तरह से फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कि क्या आपके हर एक सबऑर्डिनेट को आपके पास आके अपने टास्क को अलग से डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि उसका काम बाकी सबसे डिफरेंट है। हर एक का अगर डिफरेंट डिफरेंट टास्क होगा, तो आपको हर एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअली अलग से सुपरवाइज करना पड़ेगा, अलग से इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेंगी। फिर क्या होगा, वहाँ पे आपको फिर कम लोगों को मैनेज करने की ज़रूरत पेश आएगी, जिसके लिए आपका नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। लेकिन अगर ऐसा किस्सा नहीं है तो फिर वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल हो सकता है। देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टास्क, स्टैंडर्ड जैसे हमें पता होता है, स्टैंडर्ड एक ही तरह की चीज़ें जिसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है। अगर आपके एम्प्लॉयज़, आपके सबऑर्डिनेट्स को इस तरह के काम करना पड़ेंगे, तो फिर वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल रखा जा सकता है, डिज़ाइन किया जा सकता है। लेकिन अगर वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, हर एक के काम की नोयत डिफरेंट है, तो फिर आपको नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल रखना पड़ेगा।